नमस्कार प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज से डे 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज विद समरी आपको मैं करवाने जा रही हूँ, तो आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टारगेट सीबीएसई एग्ज़ाम जो आपका बिल्कुल ही नज़दीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स जो अगर आप और समरी मतलब नोट्स आपको लिखने कैसे हैं, क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं, अटेम्प्ट कैसे करने हैं, अगर आप पूरी वीडियोस को डे 2 डे 3 सारी वीडियोस को आप देखेंगे तो श्योरिटी आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। तो हमारा पहला ही चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे मेन बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जान लीजिए कि वो इकोनॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम इकोनॉमी को एज ए होल, पूरी इकोनॉमी मतलब क्या, एक कंट्री के अंदर जो अर्थव्यवस्था चल रही है उस पूरी इकोनॉमी को, जैसे हमारा इंडिया है, पूरी इकोनॉमी को एज ए होल, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ an economy as a whole is called macro economy। क्लियर है कि जब इकोनॉमी का स्टडी करते हैं एज ए होल, उसकी प्रॉब्लम्स का, तो उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। सिंपल सी बात। अब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए मैक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल लेवल को नहीं लेते हैं। जैसे मेरी द्वारा मांगी गई डिमांड, आपकी डिमांड, किसी थर्ड पर्सन की डिमांड, इसको हम स्टडी नहीं करते। वो सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट होते हैं मैक्रो इकोनॉमी में। तो स्टडी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल मतलब कितनी एम्प्लॉयमेंट है एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इसके अंदर स्टडी होता है। हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम को हम करेंगे, नॉट पर्सनल, नेशनल, पूरे नेशन की इनकम क्या है, दैट मीन्स की एवरेज इनकम। पॉपुलेशन को पर इनकम से डिवाइड कर दो, पर पर्सन की। एग्रीगेट डिमांड यानी एज ए होल पूरी इकोनॉमी की डिमांड क्या है, उसको हम स्टडी करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई, एज ए होल पूरी इकोनॉमी की सप्लाई क्या है, सप्लाई समझते हैं ना, किसी भी चीज की सप्लाई जो मार्केट में अवेलेबल आए हो। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कितना कंजप्शन है, कितना उपभोग है, उस पर कितना खर्चा आ रहा है, या कितना इन्वेस्टमेंट पे खर्चा हो रहा है, ये सारे के सारे जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमी में माइक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर है, मे भी आप सोचते होंगे इजी है, हमें आता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी क्वेश्चंस मैं आपको आपके लिए लेकर आऊंगी, और साथ में सभी चैप्टर्स की ऐसे ही रिवीजन होगी। आप लोग जरूर देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है। देखिए सिंपल सी बात, जो माइक्रो लेवल पे लॉजिक है, जैसे इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड, ए की डिमांड, बी की डिमांड, ये माइक्रो लेवल कहलाता है। ये आपको समझाते हैं। जो माइक्रो लेवल पे क्या होगा, से डिमांड ऑफ ए बी सी, कोई भी पर्सन एंड सो ऑन, ठीक है। सप्लायर हो सकता है, सप्लाई ऑफ ए बी सी, कोई भी बंदे हैं जो सप्लाई करते हैं, तो ये माइक्रो लेवल पे है। माइक्रो लेवल पे जो भी लॉजिक है, लॉजिक जो भी लॉजिकल है मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल, उसको मैक्रो लेवल पे हम लॉजिक नहीं कह सकते। दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल सेव्स
मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं ही हूं, सेव करती हूँ ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ। सीधी सी बात है, मेरा फ्यूचर ब्राइट ब्राइट हो सकता है, मैं सेव करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी। लेकिन अगर सोचिए कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सभी लोग सेव करने लग जाएं, सभी लोग सेव करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी सेव कर रहे हैं होल इकोनॉमी में, तो क्या होगा? सेव करेंगे तो एक्सपेंड कम करेंगे, लेस एक्सपेंडिचर करेंगे, है ना? लेस एक्सपेंडिचर करेंगे तो लेस इन्वेस्टमेंट होगा। अब लेस इन्वेस्टमेंट होगा तो कंट्री का जीडीपी क्या होगा? जीडीपी डाउन, सीधा गिरेगा। तो जब सेव कम करते हैं, एक्सपेंडिचर कम करेंगे, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगा, जीडीपी डाउन होगा, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी की तरफ जाएगी। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक साइकिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ ऑल पीपल सेव इन एन इकोनॉमी, ज्यादा सेव करते हैं तो डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की डिक्लाइन हो जाएगी, और डिमांड डिक्लाइन हो गई यानी कंजप्शन कम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। डिक्लाइन मतलब कम होना। और प्रोडक्शन और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा नहीं, जीडीपी कम हो जाएगी, और हम जो है फ्यूचर में पॉवर्टी में हमारी इकोनॉमी जा सकती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सेविंग क्या वाइस है या वर्च्यू है, वरदान है या अभिशाप? तो हम बताएंगे कि पर्सनल लेवल पे सेविंग तो वरदान है, लेकिन एज ए होल इकोनॉमी के लेवल पे सेविंग क्या है? अभिशाप है। और वो कैसे है उसका ही आंसर होगा, वरदान और अभिशाप दोनों के लिए। ठीक है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स के लिए भी यही आंसर है, और सेविंग वाइज से वर्च्यू है उसके लिए भी, वरदान अभिशाप के लिए भी यही पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पूरे चैप्टर में स्कोप और सिग्निफिकेंट ये दो आप जरूर कर लीजिएगा। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब यह है कि हम मैक्रो इकोनॉमी में क्या स्टडी कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्टडी। स्कोप का मतलब क्या है? एरिया ऑफ स्टडी, यानी हम कौन कौन से टॉपिक जो है मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्कोप। स्कोप मीन्स एरिया ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमी, कि मैक्रो जो इकोनॉमी है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें जानना है। तो स्कोप क्या पढ़ते हैं इसमें? सबसे मेन है नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के बारे में जानते हैं। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, पूरी कंट्री की, नेशन की, एक इकोनॉमी की राष्ट्रीय आय, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम का अनुमान, एस्टिमेशन करना, नॉट एक्यूरेट, एस्टिमेट करते हैं। और इससे रिलेटेड हम क्या क्या इसमें लिख सकते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी के बारे में स्टडी करते हैं, एनडीए पे एफसी, एनएनपी एट एमपी, तो ये सब चीजें जो है हम स्टडी करते हैं, जो कि चैप्टर में भी है नेशनल इनकम की, उसको आप देखिएगा जरूर। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम स्टडी करते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, कितने लेवल तक एम्प्लॉयमेंट है और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या हैं, कॉजेज और वेज टू रिड्यूस इट। ठीक है, वेज टू रिड्यूस इट, इसको कम करने के तरीके, जिसमें कि योजनाएं आती हैं, 5 ईयर प्लान्स आते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं स्कोप में। केन्स थ्योरी पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है वो केन्स के द्वारा ही दी गई है, तो ये भी एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज टू कॉम्बैक्ट इट या रिड्यूस इट, जो मैंने यहाँ लिखा है, ये सारा हम स्टडी करते हैं। नाउ थ्योरी ऑफ मनी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी का थर्ड स्कोप है। मनी के अंदर हम मनी क्रिएशन पढ़ेंगे। मनी क्रिएशन जिसे बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा मनी क्रिएट कैसे होती है, कैसे वो 1 लाख को 10 लाख बना देते हैं, 1 करोड़ को 10 करोड़ बना सकते हैं, हाउ,
ये सब भी हम स्टडी करेंगे। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई हमारे कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए हर कंट्री की एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल बैंक होती है, सॉरी सेंट्रल बैंक होता है एवरी कंट्री का, तो हर कंट्री का सेंट्रल बैंक है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई पूछा जा सकता है। तो इसका क्या रोल है पूरी इकोनॉमी में, इसका क्या रोल है और वो किस तरह से टैकल करती है जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है। कौन सी? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी की सिचुएशन को। फिर जनरल प्राइस लेवल को हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जिसमें इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप आएगा, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड और वेज कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, डेफिसिट डिमांड क्या है और इनको कम करने के, ठीक करने के उपाय, कॉम्बैट करने के उपाय क्या है, तरीके क्या है। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसके तहत हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट, बैलेंस, अनबैलेंस बजट, बजट डेफिसिट जितने भी टाइप के हैं वो सभी प्रकार को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये देखिए सारे आपके चैप्टर वाइज ही नजर आ रहे हैं, जो टॉपिक है एक तरह से आपके एक एक करके चैप्टर भी आते जाएंगे। एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ठीक है, और वेज टू मैनेज, उसको कैसे मैनेज किया जाए, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो बच्चे ये क्वेश्चंस हैं, ये स्कोप है, हो सकता है कि स्कोप एज ए डायरेक्टली पूछ लें कि 2 स्कोप बताइए, 3 स्कोप बताइए, सारे स्कोप बताइए, या हो सकता है कि आपको पॉइंट दे दिया थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट या कोई भी एक पॉइंट उसको समझाना है, तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ उसी पॉइंट को आप क्लियर करेंगे। जैसे ये पॉइंट है तो आप सिर्फ इसी को क्लियर करेंगे और लिखने का तरीका आप इस तरह से लिखिए, हेडिंग बनाइए, उसके अंदर पॉइंट जरूर बताइए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्लियर हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, जो कि क्वेश्चन बनता है। तो हमने देखा कि 2 ही मोटे मोटे क्वेश्चन आए हैं, ये पहला था स्कोप, दूसरा सिग्निफिकेंस, कि मैक्रो इकोनॉमी के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, महत्व क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए हमें। देखिए स्कोप और सिग्निफिकेंस में क्या अंतर है। स्कोप का मतलब होता है एरिया टू स्टडी, सिग्निफिकेंस मतलब क्या यूजफुलनेस है इसकी इकोनॉमी में, हम इसे क्यों पढ़ें, वाई, क्यों पढ़ें, वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ा जाए इसको, वाई टू स्टडी, ठीक है, इसका जवाब आना चाहिए। तो सबसे मेन बात यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा पॉइंट वाइज देखिए आप आंसर लिखिएगा और अच्छे समझाइएगा। हम पूरी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाता है, पूरी इकोनॉमी में के बारे में पता चल जाता है। हम एस्टिमेशन कर सकते हैं नेशनल इनकम का, अनुमान लगा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर सकते हैं, उसको हैंडल करने के, कॉम्बैट करने के, रिड्यूस करने के तरीके, गवर्नमेंट बजट के बारे में जान सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी, पीएचटी, इन तीनों सेक्टर्स में आप इनके बारे में जान सकते हैं कि क्या ग्रोथ है एक इकोनॉमी में, एक कंट्री के अंदर। तो सबसे मेन बात है कि ये आईना है, क्या है ये, मैक्रो इकोनॉमी आईना है हमारी इकोनॉमी का, वो हमें आईना दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है, कितनी डेवलप कर रही है। दिस इज लाइक अ मिरर, क्लियर है। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या, रोड मैप, जब हम इकोनॉमी के बारे में जान जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या चीज है, किस चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, कैसे डेवलपमेंट होंगी, तो रोड मैप तैयार करने में हेल्प मिलती है। मैक्रो इकोनॉमी में रोड मैप, ग्रोथ और डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होता है, एक मोटा आपने उसे कैसे डेवलप करेंगे, दिस इज कॉल्ड रोड मैप, ठीक है। गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है रोड मैप को इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, और डिफरेंट प्रोग्राम्स आप इसके लिए गवर्नमेंट लेकर आती है, पॉलिसीज लाती है, 5 ईयर प्रोग्राम जो होते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जैसे और रोजगार, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना या मनरेगा, इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आती हैं, 5 ईयर प्रोग्राम्स लेकर आती हैं। गवर्नमेंट रोड मैप तैयार करती है कि कैसे जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में कमी है ना, अब रोड मैप मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, एजुकेशन को सुधारना है,
नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के में क्या है, हम हमारे लिए क्यों यूज मैक्रो इकोनॉमी में को स्टडी करना, कि मैक्रो इकोनॉमी के द्वारा जो है हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी स्टेबिलिटी है, क्या हमारा गवर्नमेंट जो बजट है डेफिसिट वाला है, सरप्लस वाला है, किस तरह का है हमारा ट्रांजैक्शन, साथ में स्टेबिलिटी लाने के लिए सरकार क्या करती है। इसके थ्रू मैक्रो इकोनॉमी का जब स्टडी कर लेती है तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ को यूज़ कर सकती हैं। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन है, दो सिचुएशन होती है, कौन सी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो इन दोनों को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट दो पॉलिसीज़ अपनाती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, वो जो सेंट्रल बैंक के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अपनाई जाती है, एंड फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आते हैं, इसके अंदर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम जानते हैं इससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसमें प्लस का है, माइनस का है। ठीक है, उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानते हैं। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, मैक्रो इकोनॉमी के द्वारा हम पॉवर्टी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसी समस्याओं को जान पाते हैं और इनको हैंडल करने के, इनको कम करने के तरीकों को हम स्टडी कर पाते हैं मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। एंड लास्ट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जब हमें चीज़ें पता चल जाती हैं कैसे ग्रोथ डेवलपमेंट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, तो उनके लिए पॉलिसीज़ बनती हैं। फॉर एग्जांपल 5 ईयर पॉलिसीज़, मनरेगा। मनरेगा जानते हैं ना, महात्मा गांधी नेशनल मनरेगा। तो महात्मा गांधी नेशनल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो इस तरह के एक्ट मनरेगा है, या प्रधानमंत्री के जितने जो होते हैं स्कीम्स होती हैं, उन सबको हम पढ़ पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेंट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसके अंदर हमें पूछ लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे हम इसके अंदर बताइए, समझाइए, क्या महत्व है एज ए मैक्रो इकोनॉमी में। तो आप इन क्वेश्चन जो 6 पॉइंट आए हैं आपके सामने, इन 6 पॉइंट्स को तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, इनको अच्छे से करना है, इसी के रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स ये समझने हैं। ठीक है, यही सब लिखना है, इस तरह से लिखना है और इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इनके क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, आप ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूलें। बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।